हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द साइंस क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द साइंस क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थ्री का टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अभी तक हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में मैटर के बारे में डिस्कस कर लिया। अच्छी तरह से हम जान लिए कि मैटर होते क्या है। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि मैटर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो साइंटिफिक वे में इन पार्टिकल्स को भी कुछ कहते होंगे। तो इन पार्टिकल्स के बारे में ये जो डिस्कशन होगा वो चैप्टर 3 में होगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। तो अगर हम पीछे जाएं, बहुत पीछे जाएं कि जब मैटर की चर्चाएं हो रही थी, तो हमारे कुछ जो इंडियन फिलोसफर थे अराउंड 500 BC, जो इंडियन फिलोसफर थे जैसे महर्षि कणाद थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर हम पदार्थ को डिवाइड करते जाएं, बार बार डिवाइड करें, तो हमको जो एक कण मिलेगा, पार्टिकल मिलेगा, वो ऐसी स्टेज रहेगी कि उस पार्टिकल को हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। तो उस कण को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। ठीक है, महर्षि कणाद ने क्या बताया कि जो पार्टिकल मिला, पदार्थ को डिवाइड करते गए और जो लास्ट में एक कण मिला, पार्टिकल मिला, वो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उस कण को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। ठीक है, परमाणु नाम दिया। फिर उन्हीं के साथ ही एक और हमारे भारतीय साइंटिस्ट ही आए, पकुधा कत्यायम। ठीक है, कत्यायम, उन्होंने क्या बताया कि ये जो पार्टिकल होते हैं या ये जो पार्टिकल या परमाणु होते हैं वो कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अकेले नहीं पाए जाते, कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। और इस फॉर्म में पाए जाने के बाद वो मैटर के वेरियस फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कई सारे टाइप के मैटर बनाते हैं। मीन्स इन्होंने क्या बोला, पकुधा कत्यायम से दैट these particles or परमाणु normally exist in a combined form and gives various form of मैटर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, ये भी हमारे भारतीय दार्शनिक थे, इन्होंने क्या बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं या परमाणु जो होते हैं वो कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, मैटर के बहुत सारे फॉर्म देते हैं। कंबाइन फॉर्म में मतलब ये अकेले नहीं पाए जाते या स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एक अकेला परमाणु हो, बल्कि ये कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर ग्रीक दार्शनिक आए या ग्रीक फिलोसोफर आए, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भी जैसा महर्षि कणाद ने बोला था सेम वैसा ही मिलता जुलता उनका भी है, लेकिन महर्षि कणाद ने पदार्थ बोला था और ये डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने क्या बोला था कि जो मैटर होता है, इफ वी गो ऑन डिवाइड मैटर देन, मतलब अगर हम मैटर को डिवाइड करने जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो जो पार्टिकल हमें मिलेगा वो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो यही जो इंडिविजुअल पार्टिकल हमको मिलता है, इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? एटम। ठीक है, यही जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हमको मिला, इसको उन्होंने क्या बोल दिया? एटम। तो जो परिभाषा है, डेफिनेशन है एटम की, तो इन्होंने तो क्या बोला? एटम। और महर्षि कणाद ने क्या बोला? परमाणु। तो क्या बोला इन्होंने? ठीक है, तो ग्रीक फिलोसोफर ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. ठीक है, वही जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि अगर हम मैटर को डिवाइड, इन्होंने क्या किया, मैटर को डिवाइड करना शुरू किया, तो इन्होंने देखा कि एक स्टेज ऐसी आती है जब पार्टिकल्स को हम फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर हम उसको जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो जो पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? एटम। ठीक, तो इनकी डेफिनेशन जो थी एटम या पार्टिकल्स के बारे में और महर्षि कणाद की जो थी वो लगभग सेम थी, लेकिन महर्षि कणाद ने क्या बोला था? पदार्थ और परमाणु, और इन्होंने क्या दिया? मैटर और एटम। ठीक है, तो ये सब तो थे दार्शनिक, फिलोसफर थे जिन्होंने अपनी अपनी फिलॉसफी दे दी, लेकिन इससे बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाया। अगर साइंस में कुछ भी पुख्ता करना है, क्लियर करना है, तो उसके लिए लॉस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कुछ समय बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आया। ठीक है, तो एंटोनी एंड लेवोजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग two important law of chemical combination, that is, one is law of conservation of mass and second is law of constant proportion. ठीक है, एंटोनी एंड लेवोजियर laid the foundation of chemical science by establishing two important law of chemical combination. ठीक है, एंटोनी एंड लेवोजियर ने केमिकल कॉम्बिनेशन से संबंधित दो नियम दिए थे। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इन दोनों लॉज को हम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इन दोनों लॉ को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास क्या है? कंजर्व हो रहा है, द्रव्यमान क्या है? संरक्षित हो रहा है। मतलब इस नियम में कह रहा है कि द्रव्यमान का संरक्षण हो रहा है, संरक्षित हो रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन गिवन बाय Lavoisier in 1774. According to this law, mass is neither created nor destroyed in any chemical reactions. ठीक है, जो द्रव्यमान होता है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान जो होता है वो संरक्षित होता है, उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, तो हाँ, तो ये लॉ हो गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देयर इज ए नो चेंज इन मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसको अपन कैसे समझेंगे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया यहाँ पे? आपका पानी, H2O बन गया। ठीक है, तो एरो के इधर वाला पार्ट क्या है? रिएक्टेंट है, और एरो के इधर वाला पार्ट क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कहलाया रिएक्टेंट और ये कहलाया प्रोडक्ट। तो क्या बोल रहा है कि ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। तो क्या बोल रहा है? मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल mass of reactant is equal to total mass of product। ठीक, तो यहाँ पे जो मास होगा, रिएक्टेंट का जो मास होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट के मास से। मतलब केमिकल चेंजेस तो होंगे लेकिन जो द्रव्यमान होगा वो वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 डिवाइड होगा CaO, सॉरी फर्दर केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट मिलेगा CaO प्लस CO2। ठीक, तो कैल्शियम का क्या बाहर आएगा? मास क्या होगा? 40 प्लस 12 प्लस 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है मास, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम है तो कितना हो गया? 48। कैल्शियम 40, ऑक्सीजन
16 प्लस कार्बन 12 प्लस 32। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से आ गए, ये परमाणु भार इनके कहाँ से आ गए, तो इसको हम डिटेल आपको आगे बता देंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक एटॉमिक जो नंबर होता है वो 6 होता है और एटॉमिक मास इसका 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इसलिए ये 48 हो गया। तो इसको प्लस करेंगे तो आपका आएगा 100, और इसको प्लस करेंगे तो आपका आएगा 100। मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मास क्या हुआ, वो संरक्षित है। यही कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आता है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और जहाँ पे ना समझ में आए, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर करने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम इथेनोइक carbon dioxide and water. In an experiment, 5.3 gram of sodium carbonate react with 6 gram of ethanoic acid. तो आप यहाँ पे लिखते चलेंगे, क्या बोल रहा है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ, लिखिए सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ इथेनोइक एसिड, ठीक, टू फॉर्म इथेनोइक एसिड, टू फॉर्म सोडियम इथेनोइक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म सोडियम इथेनोइक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कितने ग्राम, 5.3 ग्राम। ठीक, 5.3 ग्राम प्लस इथेनोइक एसिड कितना दिया हुआ है, 6 ग्राम, और सोडियम इथेनोइक कितना बन रहा है, टू फॉर्म 8.2 ग्राम, 8.2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है 2.2 प्लस 0.9 वाटर है। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि आप ये जो डेटा हैं इनको आप सॉल्व करिए और लॉ ऑफ ये द्रव्यमान संरक्षण नियम को इसमें लागू करिए कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो इसमें फिट हो रहा है कि नहीं। तो बस सबकी वैल्यू दी हुई है, आप वैल्यू पुट कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 11.3, और रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट आया उसका मास भी क्या आएगा, 11.3। मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है वो क्या होता है, सिद्ध होता है, प्रूव होता है। ठीक है, अब दूसरा है आपका जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।